हेलो फ्रेंड्स, ट्रिक्स फॉर ऑल स्टूडेंट्स में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पॉलिटिकल प्रोसेस इन इंडिया, भारत में राजनीतिक प्रक्रिया की यूनिट 4 का चैप्टर 1 पढ़ेंगे। राजनीति में जाति और जाति का राजनीतिकरण। तो फ्रेंड्स, सेकंड सेमेस्टर के सब्जेक्ट का ये यूनिट 4 का चैप्टर 1 है, जिसे आज की इस वीडियो में हम काफ़ी अच्छे से पढ़ेंगे। तो प्लीज़ फ्रेंड्स, वीडियो को एंड तक देखना ताकि पूरा का पूरा जो टॉपिक है वो आपको समझ में आ सके। और सबसे बड़ी बात, इस वीडियो में जो भी बात की जाएगी वो आपकी सिलेबस के अकॉर्डिंग ही की जाएगी। तो ये चैप्टर आपके लिए इम्पॉर्टेंट होने वाला है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम मेनली बात करेंगे कि किस तरह से भारत में दलितों की स्थिति को सुधारने का प्रयास किया गया है, उनकी क्या स्थिति रही है। इसके साथ ही भारतीय संविधान में उनके लिए जो सुरक्षा के उपाय किए गए हैं, इसको हम समझेंगे। बट मेनली जो हमें समझना है वो ये है कि किस तरह से जाति राजनीति में शामिल हुई, भारतीय राजनीति में जाति किस तरह से शामिल हुई है, इसकी मेनली हम बात करेंगे। तो चलिए बिना देरी के अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। भारत में जो सामाजिक व्यवस्था रही है धर्मशास्त्र के हिसाब से, उसमें 4 वर्णों की बात की गई थी: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। जिसमें से शूद्र जो थे वो सबसे निचले पायदान पर थे, सबसे नीचे थे। तो शूद्रों के साथ ही साथ कुछ अस्पृश्य लोग भी थे जिनकी स्थिति शूद्रों से भी निम्न थी, बहुत ही बेकार थी। तो उनके साथ, शूद्रों के साथ, अस्पृश्य लोगों के साथ, इन्हीं को हम दलित कहते हैं, इन लोगों के साथ कई तरह का भेदभाव लंबे समय से होता चला आया है। जैसे कि उन्हें सार्वजनिक सुविधाओं अर्थात सड़कों, कुओं, अदालतों, डाकघरों, स्कूलों तक पहुंच से वंचित रखा गया। इसके अलावा मंदिरों तक पहुंच या उच्च वर्ग को अशुद्ध करने के लिए उनकी उपस्थिति पर प्रतिबंध लगाया गया। मतलब उन्हें मंदिरों में प्रवेश की अनुमति नहीं थी, ताकि जो उच्च वर्ग के लोग थे वो अशुद्ध ना हो जाएं। इसके साथ ही रिहायशी और आवासीय अलगाव के कारण गांव से उन्हें बाहर रखा गया। सुविधाओं और विलासिता की वस्तुओं का उपयोग करने से वंचित किया गया उन्हें। इसके अलावा दुल्हन को ले जाने के लिए घोड़े या साइकिल, छाता, सोने चांदी के गहने और पालकी पर सवारी करने के अधिकार से वंचित कर दिया गया था। तो देखिए दोस्तों, जो दलित लोग थे, जो अस्पृश्य लोग थे, शूद्र लोग थे, उनके साथ लंबे समय से भारतीय समाज में काफ़ी भेदभाव किया गया था। जितनी भी बातें अभी की गई, ये सारी की सारी बातें बिल्कुल सही हैं। आज भी अभी कुछ सालों पहले, 2-3 साल पहले न्यूज़ आ रही थी कि राजस्थान के एक इलाके में कोई जो दलित व्यक्ति था, निम्न जाति का व्यक्ति था, वो जब घोड़े पर जा रहा था दुल्हन को लेने यानी कि शादी करने, तो कुछ दबंगों ने उसे रोक दिया कि वो घोड़े पर ना जाए। तो इन्हीं सभी भेदभावों को रोकने के लिए समाज में ये जो भेदभाव हो रहा था, ये जो अन्याय हो रहा था निम्न वर्ग के लोगों के साथ, निम्न जाति के लोगों के साथ, इसको ख़त्म करने के लिए भारतीय संविधान में कई सारे प्रावधान किए गए। अब भारतीय संविधान में जो निम्न जाति के लोग थे उन्हें अनुसूचित जातियों में या अनुसूचित जनजातियों में डाल दिया गया। अब देखिए फ्रेंड्स, अनुसूचित जाति का मतलब है नॉर्मली जो निम्न जाति थी, और अनुसूचित जनजाति का मतलब है जो आदिवासी जाति के लोग हैं। अब बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आदिवासी हुआ करते थे, जंगलों में रहते थे, हालांकि वो बहुत ज़्यादा आदिवासी तो नहीं थे, बट फिर भी पिछड़े हुए थे। इस कारण से उन्हें एससी या एसटी में वर्गीकृत कर दिया गया है। तो एससी और एसटी यानी कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का एक मतलब तो ये है कि ये निम्न जाति के लोग हैं। निम्न जाति के साथ होने के साथ ही साथ इसमें वो लोग भी शामिल हैं जो बहुत ज़्यादा पिछड़े हुए थे। बहुत ज़्यादा पिछड़े का मतलब कि सामाजिक रूप से जिनके साथ बहुत ज़्यादा भेदभाव हुआ था, और बहुत जो आदिवासी तरह के लोग थे, वो जो बहुत पिछड़े हुए थे, उनको भी इसमें शामिल किया गया। तो भारत में अनुसूचित जनजातियों से या जातियों से संबंधित कई सारे प्रावधान किए गए हैं। मुख्यतः इन्हें 3 भागों में बांटा जा सकता है। पहला है सुरक्षा, और दूसरा है विकास, और तीसरा है सकारात्मक कार्यवाही। तो फ्रेंड्स, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों यानी कि टोटली कहा जाए तो दलित लोगों और आदिवासी जो पिछड़े लोग थे, उनको भारतीय संविधान में यानी कि भारत में कई प्रकार की सुरक्षा दी गई है, कई प्रकार की सहायता उनकी की गई है। तो अब हम उसी को पढ़ते हैं।
पहला है सुरक्षा कार्यवाही। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की सुरक्षा संबंधी प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 15 के भाग 4, 16 के भाग 4, 19 के भाग 5 और 23, 29, 46, 164, 330, 32, फिर 34, 35, 38, 39 के भाग 1 और 371 के भाग क, ख और ग और 5वीं अनुसूची व 6ठी अनुसूची में निहित हैं। तो फ्रेंड्स, इतने सारे अनुच्छेदों में और अनुसूचियों में सुरक्षा से संबंधित कई सारे प्रावधान किए गए हैं। अनुसूचित जातियों और जनजातियों से संबंधित हैं ये। भारत में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों पर अत्याचार या उत्पीड़न को रोकने के लिए अनुसूचित जाति एवं जनजाति अधिनियम भारतीय संसद द्वारा पारित किया गया। तो फ्रेंड्स, इतने सारे प्रावधान, उसके अलावा संसद के द्वारा अधिनियम भी पारित किया गया ताकि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों की सुरक्षा स्थापित की जा सके। इसके साथ ही संविधान और अन्य कानूनों में निर्मित विभिन्न सुरक्षा उपायों को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए धारा 338 यानी कि अनुच्छेद 338 और अनुच्छेद 338 ए के तहत संविधान 2 संवैधानिक कमीशन आयोग नियुक्त करता है। अनुसूचित जाति के लिए राष्ट्रीय आयोग और अनुसूचित जनजाति के लिए राष्ट्रीय आयोग। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर 2 राष्ट्रीय आयोग स्थापित किए गए हैं ताकि अनुसूचित जाति यानी कि एससी और अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी की वर्ग के लोगों के यानी कि उनके हितों की सुरक्षा स्थापित की जा सके, उनकी रक्षा की जा सके। तो ये हो गए सुरक्षा उपाय यानी कि सुरक्षा कार्यवाही हो गई जो कि भारतीय संविधान के द्वारा की गई है। इसके अलावा कुछ विकास कार्यवाही भी हैं, डेवलपमेंट मेजर्स भी हैं जो इस वर्ग के लोगों के लिए किए गए हैं। इस नीति के तहत यह सुनिश्चित किया गया जाता है कि एससी और एसटी और अन्य समुदायों के बीच सामाजिक आर्थिक अंतर को कम करने के लिए संसाधन और लाभ प्रदान किए जाएं। अनुसूचित जनजातियों के विकास से संबंधित प्रावधान मुख्य रूप से अनुच्छेद 275 के भाग 1 प्रथम उपबंध तथा अनुच्छेद 339 के भाग 2 में निहित हैं। मतलब कि पहले तो सुरक्षा उपाय किए गए हैं कि एससी और एसटी वर्ग के लोगों की रक्षा की जा सके, उनके अधिकारों की रक्षा की जा सके। इसके अलावा उनके विकास के लिए कुछ और अनुच्छेद जैसे कि अनुच्छेद 275 और अनुच्छेद 339 की व्यवस्था की गई है जिसके तहत ताकि उनका विकास किया जा सके। इसके अलावा एससी और एसटी वर्ग के लोगों के उत्थान के लिए सकारात्मक कार्यवाही से संबंधित कई सारे प्रावधान भारतीय संविधान में किए गए हैं। फ्रेंड्स, सकारात्मक कार्यवाही का मतलब आपको बहुत अच्छे से पता होगा। आरक्षण अगर मैं कहूँ रिजर्वेशन, तो आप इससे सकारात्मक कार्यवाही को काफ़ी अच्छे से समझ सकते हैं। सकारात्मक कार्यवाही का मतलब होता है कि जैसे मान लो कि कोई वर्ग है, कोई जाति का पीपल है जो पिछड़ चुका है, तो अब उसे आरक्षण देकर उसकी हेल्प की जाती है ताकि वो समाज में बराबरी के लेवल पर आ सके। तो ये है सकारात्मक कार्यवाही। तो भारतीय संविधान में कई सारे प्रावधान ऐसे हैं जो कि एससी और एसटी वर्ग के लोगों को सकारात्मक कार्यवाही यानी प्रदान करते हैं। हालांकि सकारात्मक कार्यवाही से जो आरक्षण है मिलता है वो केवल सार्वजनिक क्षेत्र में दिया जाता है, निजी क्षेत्र में नहीं। मतलब जो भी आरक्षण दिया जाता है वो गवर्नमेंट की जॉब में दिया जाता है, प्राइवेट जॉब में आरक्षण नहीं। केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित उच्च शिक्षा संस्थानों में उपलब्ध सीटों में से 22.5% अनुसूचित जाति यानी कि दलित लोगों के लिए और अनुसूचित जनजाति जो आदिवासी लोग हैं के छात्र हैं उनके लिए आरक्षित की गई हैं। इसके अलावा ओबीसी जो वर्ग के पीपल हैं, लोग हैं, उनके लिए भी 27% आरक्षण को शामिल किया गया है। तो फ्रेंड्स, अभी तक हमने जितनी भी बातें करी वो बातें थी कि किस तरह से दलित वर्ग के उत्थान के लिए भारतीय संविधान में व्यवस्था की गई है। तो अभी वैसे हमने जितनी भी बातें करी उससे आपको एक आइडिया तो
लग ही गया होगा, अभी जो हमने पढ़ा उस हिसाब से देखें तो इतना हमें समझ में आता है कि भारत में जाति का जो महत्व है वो बहुत ज़्यादा है। इसी के चलते भारतीय राजनीति पर जाति का प्रभाव भी देखा गया है। अब हम वही टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं कि भारत में जो भारत की राजनीति है उस पर जाति का किस तरह से प्रभाव पड़ा है। ये टॉपिक अब बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और इससे कई बार आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन भी आया है। एक बार क्वेश्चन आया था प्रीवियस ईयर में कि 1991 के बाद से भारतीय राजनीति पर जाति का प्रभाव किस तरह से पड़ा है, इसको बताइए। तो फ्रेंड्स, ये वाला टॉपिक आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। कई समाजशास्त्रियों ने भारतीय राजनीति और जाति के अंतर संबंधों की आज़ादी के बाद से अब तक की तुलना उत्तर और दक्षिण भारत के आधार पर की है। उन्होंने यह पद्धति अपनाते हुए भारतीय राजनीति में न सिर्फ जाति के अस्तित्व की समीक्षा की है, बल्कि इसके क्रियान्वयन से जुड़ी जटिलताओं पर भी महत्वपूर्ण टिप्पणी की है। इन समाजशास्त्रियों में से वीनर, हार्डग्रेव, सुब्रमण्यम, नोसीटर, लॉयड और सुजैन रुडोल्फ आदि प्रमुख हैं। तो फ्रेंड्स, ये कुछ समाजशास्त्री हैं जिन्होंने भारतीय राजनीति पर जाति का जो प्रभाव पड़ा है इसका अध्ययन किया है। और ये अध्ययन कैसे किया है? दक्षिण और उत्तर करके, मतलब जो नॉर्थ इंडिया है, जो उत्तर भारत है, उस पर जाति का किस तरह से प्रभाव पड़ा राजनीति पर, और दक्षिण में इसी तरह राजनीति पर जाति का किस तरह का प्रभाव पड़ा। तो कुछ इस तरह से इन्होंने अध्ययन किया है। आइए अब हम इसे डिटेल में समझते हैं। 1950 के दशक में भारत की राष्ट्रीय राजनीति में अधिकांश नेता शहरी, ऊंची जाति के अंग्रेजी भाषी और कानून की शिक्षा प्राप्त विदेश में प्रशिक्षित थे। उत्तर भारत में इस राजनीतिक पदानुक्रम में स्थानीय अभिजात्य वर्ग, जो कि ऊंची जाति से आता था, निचले स्तर के राजनीतिक नेतृत्व पर हावी था। देखिए फ्रेंड्स, 1950 के शुरुआती दशक में भारत की राष्ट्रीय राजनीति में जो नेता थे, जो प्रमुख नेता थे उस समय भारत की राजनीति के, वो ऊंची जाति के थे। इंग्लिश उन्होंने काफ़ी अच्छे से इंग्लिश भाषा से परिचित थे और वो विदेशों में पढ़े लिखे थे। इसके साथ ही जो उसी समय उत्तर भारत में जो नेता थे, वो ज़्यादातर जो नेता थे वो थे तो ऊंची जाति के, बट वो जो निम्न जाति के लोग थे उनका नेतृत्व करते थे, उनके लीडर हुआ करते थे। शॉर्ट में कहा जाए तो निम्न जाति का कोई भी लीडर नहीं था। निम्न जाति का जो लीडर था वो ऊंची जाति का था। इसके अलावा दक्षिण भारत इससे अलग था। 1950 में दक्षिणी नेता न केवल स्थानीय थे, बल्कि वे निचली जातियों से भी आ रहे थे। 1960 के दशक तक दक्षिण भारत में अपेक्षाकृत शांतिपूर्ण निचली जाति के सशक्तिकरण की क्रांति हुई थी। 1960 के दशक में डीएमके तमिलनाडु में सत्ता में आई और 1957 में एक ब्राह्मण विरोधी दल के रूप में कम्युनिस्ट पार्टी पहली बार केरल में सत्ता में आई थी। 1960 तक दक्षिणी भारत में अधिकतर सार्वजनिक क्षेत्र में, न केवल केरल में, निचली जातियों का शोषण काफ़ी हद तक कम हो चुका था, बल्कि निचली जातियों का लोकतांत्रिक सशक्तिकरण सामाजिक परिवर्तन के लिए उत्प्रेरक था। निचली जातियों की संख्या ब्राह्मणों से ज़्यादा थी, लेकिन सार्वभौमिक मताधिकार के उदय से पहले वह इस संख्या का उपयोग करने में असमर्थ थी। देखिए दोस्तों, अब सभी को वोटिंग राइट दे दिया गया था, जिस कारण का फ़ायदा ये हुआ कि जो दक्षिण भारत था वहाँ पर, वैसे तो पूरे भारत में ही सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का सिद्धांत लागू था, बट फिर भी अगर हम दक्षिण भारत की पहले बात कर रहे हैं तो दक्षिण भारत में काफ़ी हद तक निचली जातियों का जो शोषण था वो बहुत जल्द ही ख़त्म हो गया था। 1960 के दशक में ही काफ़ी जो निम्न जाति के जो लोग थे वो लीडर के रूप में सामने आ रहे थे। निम्न जाति के लोग अपनी जातियों का नेतृत्व कर रहे थे, वो स्थानीय थे, बट उत्तर भारत में ऐसा नहीं था। दक्षिण भारत में 1950 और 1960 तक निचली जातियां अपने नेताओं और दलों को पहले ही विकसित कर चुकी थी, जबकि उत्तर भारत में गठबंधन का मॉडल ऊपर से नीचे था, टॉप डाउन। साथ ही निचली जातियां ऊंची जातियों के साथ निर्भर ग्राहकवाद का रिश्ता रखती थीं।
राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस पार्टी ने क्षैतिज रूप से विभिन्न भाषाई और धार्मिक समूहों को एक साथ एकत्रित किया, लेकिन स्थानीय स्तर पर यह एक विशिष्ट ग्राहकवादी पार्टी थी जो मौजूदा सामाजिक अभिजात्य वर्ग के अधीन जातीय गठबंधनों के एक पिरामिड का निर्माण कर चुकी थी। अब देखिए दोस्तों, जो उत्तर भारत था, नॉर्थ इंडिया था, उस यहाँ पर 1950 और 60 के दशक में कुछ निचली जातियों के जो नेता थे वो कोई खास नेता नहीं थे। यहाँ पर अभी भी जो ऊंची जाति के नेता थे वो प्रमुख थे। और जैसे कि यहाँ पर ग्राहकवाद एक शब्द आ रहा है, तो यहाँ पर इसका मतलब है कि जो छोटी जातियाँ थी, जो निम्न जाति के लोग थे, उन्होंने बड़ी जातियों से समझौता कर लिया था। जो जैसे कि कांग्रेस पार्टी है, तो कांग्रेस पार्टी ने ऊपर से तो ये दिखाया कि हम स्थानीय लोगों का नेतृत्व कर रहे हैं, निम्न वर्गों का नेतृत्व कर रहे हैं, प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, बट हकीकत ये थी कि निम्न वर्गों के साथ थोड़ा सा बस समझौता था, जिसमें ऊंची जाति के लोग बहुत ज़्यादा थे। जो प्रमुख थे वो ऊंची जाति के लोग ही, तो जो प्रमुख लीडर थे वो ऊंची जाति के ही थे। 1991 में जब राम मंदिर का आंदोलन अपने चरम पर था, उत्तर प्रदेश में एक असामान्य सामाजिक राजनीतिक घटनाक्रम देखने को मिला। अब तक जातीय अस्मिता के प्रश्न पर विभाजित हिंदू समाज ने अपने मतभेदों को भुला दिया और हिंदुत्व लहर पर सवार होकर पिछड़े वर्ग के कल्याण सिंह ने विधानसभा चुनाव में भारी जीत दर्ज की। तो फ्रेंड्स, 1991 जब राम मंदिर का जब आंदोलन हुआ, राम मंदिर निर्माण के लिए जो आंदोलन हुआ, तो ऐसे में एक हिंदुत्व की लहर चली। हिंदुत्व की लहर चलने से हुआ ये कि क्या छोटी जाति क्या बड़ी जाति, सभी हिंदुत्व के अंतर्गत आ गए। तो इसके कारण जातिगत भेदभाव थोड़ा सा खत्म हुआ और जो पिछड़े वर्ग के जो कल्याण सिंह थे वो विधानसभा चुनावों में काफ़ी जीते और वो सीएम के रूप में सामने आए। हालांकि इस दशक में अपवादों को छोड़कर कांग्रेस और भाजपा में सामाजिक स्तर पर ऊंची जाति का ही नेतृत्व और प्रभाव हावी रहा। तो दोस्तों, अभी तक हालांकि कुछ जो छोटे निम्न जाति के या कुछ पिछड़े वर्ग के जो लीडर्स थे वो सामने आए थे, बट फिर भी अभी भी अगर कुछ अपवादों को छोड़ दिया जाए तो कांग्रेस और भाजपा जैसी बड़ी पार्टियों में जो सामाजिक स्तर है, तो सामाजिक स्तर के आधार पर बड़े या ऊंची जाति के लोग ही इन पार्टियों का नेतृत्व कर रहे थे और इन पार्टियों में उन्हीं ऊंची जातियों का ही प्रभाव था। यह विश्व हिंदू परिषद, भाजपा और आरएसएस की रणनीति थी, जिसके तहत 1993 में विश्व हिंदू परिषद के सभी शीर्ष नेताओं को डोम राजा, वाराणसी में अंतिम संस्कार घाट के जो राजा थे, के साथ भोजन करने के लिए तैयार किया गया था। इसी समय BR अम्बेडकर को आरएसएस ने प्रथम स्मरणीय घोषित किया। देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो बीजेपी के द्वारा जो राजनीति की जा रही थी 1990 के दशक के आसपास, वो ये की जा रही थी कि जो निम्न वर्ग के जो लोग थे, निम्न जाति के जो लोग थे, उनको आकर्षित करने का प्रयास किया जा रहा था। जैसे कि पहले डोम राजा के साथ भोजन करना, मतलब निम्न जाति के जो राजा थे उनके साथ भोजन करना। इसके अलावा BR अम्बेडकर को एक स्मरणीय पुरस्कार देना या प्रथम स्मरणीय घोषित करना। तो ये सब दर्शा रहा था या दर्शाता है कि इस समय की जो पॉलिटिक्स थी वो निम्न जाति के लोगों को आकर्षित करने की थी। लेकिन यह रणनीति तुरंत सफल नहीं हुई, क्योंकि अन्य निम्न जातीय दल हिंदुत्व आंदोलन के खिलाफ अपनी अलग पहचान बना चुके थे। तो इस समय तक जो ये रणनीति बनाई जा रही थी, जिसमें कि हिंदुत्व के चलते सभी जातियों के लोग एकजुट हो रहे थे, बट यहाँ पर ये रणनीति पूरी तरह सफल नहीं हुई, क्योंकि कुछ जो निम्न जाति के लोग थे वो अपनी अलग पहचान बना चुके थे। वास्तव में 1980 और 1990 के दशक में दक्षिणी शैली की राजनीति ने उत्तर भारत में भी प्रसार किया था। नीचे से उठे मुलायम सिंह यादव, लालू यादव, कांशीराम और मायावती सभी नेताओं ने स्थानीय राजनीति को नेतृत्व दिया। 1981 में अंबेडकर की पुण्यतिथि के अवसर पर कांशीराम द्वारा दलित शोषित समाज संघर्ष समिति का गठन किया गया।
वे अपने अधिकारों और हितों की सुरक्षा के मामले में अधिक आक्रामक साबित हुए। देखिए दोस्तों, जैसे कि दक्षिणी भारत में नीची जाति के लोग राजनीति का नेतृत्व करना शुरू कर रहे थे, उसी तरह 1980 और 1990 के दशक में दक्षिणी शैली की जो राजनीति थी वो उत्तर भारत में भी फैल रही थी। जैसे कि मुलायम सिंह यादव, लालू यादव, कांशीराम, मायावती, ये कुछ निम्न जाति के जो लीडर्स थे, ये छोटी जाति के स्थानीय लीडर्स थे जिन्होंने स्थानीय राजनीति का नेतृत्व किया। DS4 के गठन के शुरुआती चरण के दौरान उन्होंने दलित समुदायों के अन्य आयामों पर अधिक ध्यान नहीं दिया और उनकी मुख्य चिंता थी कि कैसे राजनीतिक शक्ति हासिल कर सकें। यह कांशीराम के शब्दों से स्पष्ट है। हमारे पास एक बिंदु कार्यक्रम है, सत्ता लो। देखो, कांशीराम का जो मेन उद्देश्य था, वैसे तो उन्होंने एक समिति गठित की थी, दलित शोषित समाज संघर्ष समिति। इस समिति का जो काम था वो यही था कि जो दलितों का शोषण होता रहा है या हो रहा है उसकी ओर अपना ध्यान केंद्रित करना और उनके मुद्दों को उजागर करना। हालांकि कांशीराम ने इस समिति का गठन किया, बट इस समिति के गठन करने के बाद उन्होंने कुछ ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। उनका जो मेन उद्देश्य था वो ये था कि किस तरह से राजनीतिक पॉलिटिकल पावर हासिल की जा सकती है, और इसीलिए उन्होंने कहा कि हमारे पास बस एक ही कार्य बिंदु है, एक ही कार्यक्रम है हमारा, वो है कि सत्ता लो। बहुजन समाज पार्टी के वोट हमारा राज तुम्हारा नहीं चलेगा और वोट से लेंगे PM CM और आरक्षण से लेंगे SP DM नारों ने विचारधारा को रेखांकित किया। अब देखिए, बहुजन समाज पार्टी के द्वारा उस समय ऐसे नारे दिए गए कि वोट हमारा राज तुम्हारा नहीं चलेगा और वोट से लेंगे PM CM और आरक्षण से लेंगे SP DM। मतलब कि हम लोग ज़्यादा हैं तो हमारे वोट के जरिए हमारे नेता ही PM या CM बनेंगे, और आरक्षण होना चाहिए हमारे लिए, तो उसी से आरक्षण से बनेंगे SP और DM। तो ऐसे जो ये नारे बहुजन समाज पार्टी के द्वारा दिए जा रहे थे, इसी से हमें पता चलता है कि बहुजन समाज पार्टी की जो मेन उद्देश्य था इनका, वो था राजनीतिक सत्ता हासिल करना। 1993 में समाजवादी पार्टी के मुलायम सिंह यादव और बसपा के कांशीराम ने मिलकर विधानसभा, बसपा का मतलब आपको पता होना चाहिए बहुजन समाज पार्टी, कांशीराम ने मिलकर विधानसभा चुनाव लड़ा और भाजपा को हरा दिया और स्वतंत्र भारत में पहली बार यह शक्तिशाली जातीय गठबंधन राजनीतिक शक्ति पर अपना वर्चस्व स्थापित कर पाया। इसी कड़ी में आगे चलकर मायावती ने 2007 में विधानसभा चुनाव में बसपा का नेतृत्व करते हुए बहुमत प्राप्त किया। संघ परिवार के प्रयासों के विपरीत बसपा ने ब्राह्मणों का समर्थन भी जीता। देखिए दोस्तों, प्लीज़ कंफ्यूज मत होइए। अभी हम जो भी पढ़ रहे हैं वो ये पढ़ रहे हैं कि भारतीय राजनीति पर जाति का किस तरह से प्रभाव पड़ा है, तो इसे हम भारतीय राजनीति के अध्ययन से ही समझ सकते हैं। तो इसीलिए हम भारतीय राजनीति को देख रहे हैं। तो 2007 में अगर हम उदाहरण देखते हैं तो मायावती ने, जो कि निम्न जाति की महिला थी, जो लीडर थी, उन्होंने बसपा का नेतृत्व किया और बहुमत प्राप्त किया और अपनी सरकार बनाई। तो इससे हमें ये पता चलता है कि जाति के प्रभाव के कारण ही बसपा सत्ता में आई थी। तो यहाँ पे हमें एक जाति का प्रभाव देखने को मिल रहा है। लेकिन 2009 के बाद से विभिन्न राज्यों में चुनाव में बसपा के वोट शेयर में निरंतर गिरावट आई है। इसके वोट शेयर और विधानसभा में जीती सीटों की संख्या बिहार, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और अन्य राज्यों में घट गई है। 2017 के उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनावों में जातीय पार्टियों की स्थिति बिगड़ी है और दलित समाज के वोट विघटित होते प्रतीत हुए हैं। अन्य पिछड़ा वर्ग और अनुसूचित जातियां संघ परिवार की राजनीतिक परियोजना के प्रभाव में आती दिख रही हैं और इससे हिंदुत्व विचारधारा का विस्तार होने की पूरी उम्मीद है। तो देखिए दोस्तों, अब जो 2017 के बाद से जो चुनाव हो रहे हैं उसमें हमें ये देखने को मिल रहा है कि जो निम्न जाति के लोग हैं वो भी हिंदुत्व की विचारधारा बढ़ने के कारण बड़ी पार्टियों जैसे कि भाजपा को वोट दे रहे हैं, कांग्रेस को वोट दे रहे हैं।
स्पेशली भाजपा को। मतलब कि अब जो इनके वोट हैं, जो निम्न जाति, अनुसूचित जातियां और जनजातियों की जो वोट हैं, अब वो बढ़ गए हैं। ये किसी एक पार्टी को ही अपना वोट नहीं दे रही हैं, ये दूसरी पार्टीज़ को भी अपना वोट दे रही हैं। 2017 के विधानसभा चुनाव में भाजपा को करीब 44% वोट मिले और यह स्पष्ट है कि न केवल ऊंची जातियों बल्कि बड़ी संख्या में पिछड़ी जातियों के वोट भी उसके हिस्से में आए हैं। इन घटनाक्रमों को केवल बसपा के उत्तरार्ध के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। मतलब जिस भी अभी घटना की हमने बात की, इसको हम सिर्फ बसपा यानी कि बहुजन समाज पार्टी के संदर्भ में नहीं देख सकते। बसपा की अखिल भारतीय पार्टी बनने की संभावनाएं दो कारणों से खारिज हुई। सबसे पहला यह कि पार्टी ने उन सभी नेताओं का स्वागत किया जिन्होंने उसकी विचारधारा का थोड़ा सा भी पालन किया। किसी भी राज्य विधानसभा में सीटों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा जीतने के लिए एक बड़ा जातीय गठबंधन बनाने की आवश्यकता को समझा जा सकता है। 21वीं शताब्दी के पहले दशक में बसपा का एक ठोस आधार था और एक अद्वितीय बहुजन विचारधारा थी। दुर्भाग्य से पार्टी संगठन जल्द ही ऐसे व्यक्तियों का संग्रह बन गया जो बसपा में अन्य दलों से अलग होकर आए थे। तो देखिए, जो इस पहला रीज़न है कि अखिल भारतीय पार्टी क्यों नहीं बन पाई, वो ये है कि इसमें ऐसे लीडर आ गए जो दूसरी पार्टी से थे। अब पहले क्या था कि जो बसपा पार्टी थी वो बड़ी संख्या में लोगों का प्रतिनिधित्व कर रही थी, बट ऐसे अन्य नेता आ गए जो कि इसकी विचारधारा से पूरी तरह सहमत नहीं थे, बट फिर भी वो इसमें शामिल हो गए। दूसरा और संभवतः अधिक हानिकारक कारण है वैकल्पिक शक्ति केंद्र बन जाने के डर से मायावती के द्वारा पार्टी संगठन में अन्य नेताओं को बढ़ावा ना देना। देखिए दोस्तों, दूसरा रीज़न ये है कि मायावती की इस पार्टी में जो वैकल्पिक लीडर है वो कोई नहीं है। जैसे होता है ना कि एक पार्टी जैसे कि बीजेपी है, तो बीजेपी में सिर्फ पीएम मोदी ही मेन नहीं है, उसके अलावा अमित शाह या दूसरे अन्य जो नेता हैं वो भी हैं, एक विकल्प हैं उस पार्टी का। बट जब हम बसपा की बात करते हैं तो इसमें बस हमें मायावती का नाम ही दिखाई देता है। तो वैकल्पिक शक्ति का केंद्र होने के कारण मायावती ने अन्य नेताओं को बढ़ावा नहीं दिया, ये भी एक कमी थी इस पार्टी की। इसी वजह से ये एक अखिल भारतीय पार्टी नहीं बन पाई। हालांकि अभी हम इस पार्टी को नहीं पढ़ रहे हैं, हम राजनीति में जाति के प्रभाव को पढ़ रहे हैं। तो फ्रेंड्स, इतने सारे बातें अभी हमने की, इनसे हमें समझ में आता है कि भारत में जाति और राजनीति का गहरा संबंध है। बट यहाँ पर एक बात ध्यान देने वाली ये है कि भारतीय राजनीति में क्षेत्रीय नेता एकजुट नहीं है और यहाँ पर जो जाति का जो प्रभाव है, जो महत्व है, वो बस स्थानीय स्तर तक ही है। देखिए, मतलब कि जैसे कि अगर हम निम्न जाति की बात कर रहे हैं तो उत्तर प्रदेश में निम्न जाति का महत्व है, बट वो महत्व गुजरात में कुछ खास काम नहीं आएगा। मतलब गुजरात में राजनीति अलग होगी। हर जगह की क्षेत्रीय राजनीति का अलग प्रभाव है। मतलब हर क्षेत्र में जो जाति है वो बस स्थानीय स्तर तक ही उसका महत्व है, उसका कोई राष्ट्रीय महत्व नहीं है। जैसे कि उत्तर प्रदेश में निम्न जाति का महत्व है, इसी तरह दूसरी जातियों का भी अलग अलग राज्यों में महत्व है। बट इन सभी को अगर हम चाहें एकजुट करके एक राष्ट्रीय सरकार बना लें, अगर हम चाहें तो ऐसा नहीं हो सकता। या कोई भी पार्टी अगर चाहे कि हम इस पर्टिकुलर जाति का समर्थन हासिल कर हम एक नेशनल, एक राष्ट्रीय सरकार बना सकते हैं, तो ऐसा मुमकिन नहीं है। ये जो स्थानीय जो जातियां हैं ये बस स्थानीय महत्व ही रखती हैं। वैसे भी आपने कई बार देखा होगा कि जब कभी भी कोई भी व्यक्ति राज्य सरकार को वोट देता है तो उसका माइंड अलग होता है, और जब वही व्यक्ति केंद्र सरकार को वोट देने जाता है, राष्ट्रीय सरकार को वोट देने जाता है, तो उसका माइंड अलग होता है। तो ये कंफर्म नहीं है कि जो व्यक्ति राज्य में कांग्रेस को वोट दे रहा है वही व्यक्ति केंद्र में भी कांग्रेस को वोट दे। जो व्यक्ति दिल्ली में केजरीवाल को वोट दे रहा है वही व्यक्ति ज़रूरी नहीं है कि जब नेशनल इलेक्शन होते हैं तो वो केजरीवाल को ही वोट दें। वो हो सकता है कि भाजपा को या कांग्रेस को वोट दें। तो यहाँ पर आप समझ रहे हैं कि जाति का जो महत्व है वो स्थानीय ही है। देखिए दोस्तों, ये जो आपका चैप्टर था वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड था। इसमें कौन सी चीज़ें शामिल की जाएं, कौन सी नहीं की जाए, इसको लेके मैं काफ़ी परेशान भी रहा था।
बट फिर भी मैंने आपको जो अभी जो भी पढ़ाया है वो सारा का सारा इस चैप्टर से ही रिलेटेड है। ये सारी चीज़ें आपके काम आने वाले हैं, तो इनको आप नोट डाउन कर लें। नोट डाउन करके आप इसको समझें, पढ़ें, थोड़ा सा याद कर लें। ये ज़्यादा हार्ड नहीं है, आपको आसानी से याद भी हो जाएगा। बट ये जो अभी मैंने आपको मटेरियल प्रोवाइड किया है ये काफ़ी ऑथेंटिक है, तो इसका यूज़ अपनी आंसर राइटिंग में ज़रूर करें। आई होप फ्रेंड्स आप मेरी बात को समझ रहे होंगे, और अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आई है तो एक बार वीडियो को एक बार आप दोबारा से देखिए और समझने की कोशिश कीजिए। तो फ्रेंड्स फ़िलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। थैंक यू।